नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। रफ और पेन अपने नोट्स लेकर तैयार हो जाइए। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में। भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में हमने बात करना स्टार्ट किया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने शुरू ही किया था, आर्टिकल 12 को पढ़ा जिसमें राज्य की परिभाषा है। उसके साथ हमने आर्टिकल 13 को पढ़ा जिसमें मौलिक अधिकार का प्रहरी कहा जाता है। उसमें हम आते हैं आगे 14 को पढ़ते हैं, समता का अधिकार जो है, विधि के समता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण, इसको हम पढ़ते हैं। उसी के साथ हमने आर्टिकल 15 भी इसके पिछले वाली क्लास में बहुत ही उसके हर एक आयाम को हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, उस आर्टिकल 16 में भी हम पढ़ेंगे 6 खंड हैं। उन 6 खंड को, उसके हर एक आयाम को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, कोई पक्ष छूटने नहीं पाएगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 16 क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने इसके पिछले की क्लास में आर्टिकल 15 का बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 16। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता क्या है, इसमें क्या कहा गया है नागरिकों के विषय में, उनको ये क्या अधिकार देता है। आर्टिकल हमारा 16 मौलिक अधिकार क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 हमारा हर नागरिक को अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था करता है, जो अब वो राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के अधीन हो, जो भी है, उसमें किसी भी पद के लिए कोई भी नागरिक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। सभी के लिए, हर एक नागरिक के लिए वो उपलब्ध है। ठीक, हम उसी के साथ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में देखते हैं। इसमें भी आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2 दोनों एक ही सिद्धांत हैं, दोनों एक ही के जैसे हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 सार्वजनिक पदों पर, सार्वजनिक पदों पर नागरिकों को समता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, क्या कहा हमने? आर्टिकल 16 सार्वजनिक पदों पर भारत के हर नागरिक को समता का अधिकार प्रदान करता है, यानी हर नागरिक सभी पदों पर योग्य होंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने क्या कहा कि इसमें भी 16 के 6 खंड हैं, 6 क्लॉज हैं इसके पिछले की क्लास में हमने कहा जो छठा ये क्लॉज है, ये वाला, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। किसके पक्ष में ये कहता है? हमारे जो आर्थिक रूप से, हमारे भारत में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए ये विशेष प्रावधान करता है हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 103वें संविधान संशोधन 2019। ठीक,
उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने क्या कहा, इसके 6 खंड हैं। हम उस हर एक खंड को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, कोई भी खंड छूटेगा नहीं। हमारे आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारा ये सभी जो खंड है उसके क्लॉज हैं बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो हम इस 1, 2 जितने भी 1 से लेकर 6 तक उसके उपखंड हैं उस पर हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे पहला क्या है हमारा 16 क्लॉज 1। 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 में कुछ विशेष अंतर नहीं है। सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं, रोजगार को लेकर सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। ठीक, अब हम क्या है इसमें कहता क्या है, राज्य के अधीन किसी भी पदों पर किसी भी नागरिक को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो आर्टिकल 16 की ये बात, क्लॉज 1। ठीक, क्या कहा, राज्य के अधीन किसी भी पदों पर किसी नागरिक को यानी किसी भी नागरिक को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये थी 16 क्लॉज 1 की परिभाषा जो 16 क्लॉज 1 में कहता है। अब हम बात करते हैं 16 क्लॉज 2। 16 क्लॉज 2 सॉरी, ये दोनों रोजगार को लेकर सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया है, बस थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, इसकी अधिक व्याख्या कर देता है। आर्टिकल जो 16 है, 16 क्लॉज 2 है, ये इसकी रोजगार को लेकर एक बहुत ही सहज और सरल भाषा में इसकी परिभाषा प्रस्तुत करता है। ठीक, तो क्या है कहा, इसमें क्या कहा गया है, राज्य के अधीन किसी भी नागरिक को केवल शब्द हमने आर्टिकल 14-15 में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर है। किस राज्य के अधीन किसी भी नागरिक को किसी भी पद पर किसी भी पद पर केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। निर्योग्य नहीं ठहराया
सॉरी, ठीक। राज्य के अधीन किसी भी नागरिक को किसी भी पद पर केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें क्या शब्द है। शब्द क्या? केवल। केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, मतलब एक कहना क्या चाहता है? ये सिर्फ कहना ये चाहता है कि केवल इन सभी जो ये लिखे गए हैं, इन सभी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी पद के लिए विभेद वर्जित करता है। ठीक, यानी किसी अन्य आधार पर इसके साथ या नागरिक के साथ विभेद किया जा सकता है। विभेद मतलब उसके राज्य के अपने मापदंड होंगे, उसकी अपनी अहर्ताएँ होंगी जो राज्य लागू करता है। तो हम उस अहर्ताओं पर चर्चा करते हैं, अन्य क्या आधार हैं ये। लेकिन बात ये है, जन्म, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति, अगर इसमें कोई आधार लगाया जाता है तो वो हर एक नागरिक के लिए समान होंगे। जैसे कि अहर्ता की बात करते हैं हम, योग्यता की बात करते हैं, किसी भी नागरिक के लिए वो समान है। ठीक, तो हम उस पर बात करते हैं, आते हैं। इसका अवसर की समानता का मतलब यहाँ पे ये नहीं, उसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी भी प्रकार के अहर्ता और योग्यता का उन्मूलन हो गया है। ठीक, हम उस पर बात करते हैं। राज्य क्या कर सकता है? राज्य किसी भी पद के लिए किसी भी नागरिक के साथ या किसी भी नागरिक के लिए एक अहर्ता और एक योग्यता का विशेष प्रावधान कर सकता है। किसी भी पद पर मान आपका ये जो उसकी अहर्ताएँ होंगी वो आपकी मानसिक दक्षता हो सकती है, ये शारीरिक दक्षता हो सकती है, आपके नैतिक मूल्यों पर विशेष नज़र डाला जा सकता है कि आप उस पद के लिए, इन सभी प्रावधान का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि आप उस पद के लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, है कि नहीं? या फिर किसी अन्य पद, खेल से संबंधित पद या तकनीक से संबंधित पद, उन सभी में राज्य इस चीज़ की व्यवस्था कर सकता है कि तकनीक से संबंधित में तकनीकी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है, तकनीकी आपकी योग्यताएं होंगी। या फिर आप खेल से संबंधित किसी आयोग में जाते हैं तो आपकी खेल की कैपेबिलिटी को परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो ये सारी उस राज्य के अपने मापदंड एंड अहर्ताएँ होंगी जो ये हर एक नागरिक के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं, जो कि ये विधि संगत है। ठीक, और ये जो नियम होंगे ये पद के अनुरूप होंगे, यानी पद के प्रकृति के अनुसार होंगे। हमने किस पर चर्चा की? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता क्या है? आर्टिकल या अनुच्छेद अनुच्छेद 16 क्लॉज 3। इसमें 16 क्लॉज 1 व 16 क्लॉज 2 एक सामान्य नियम है, लेकिन इसी में जो आपके 16 क्लॉज 4, 3, 16 क्लॉज
4 और 16 क्लॉज 5 हैं। 16 क्लॉज 2 के और 1 के ये अपवाद हैं। क्या हैं ये अपवाद हैं, अपवाद हैं जो लागू होती हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार के प्रावधान हैं जो हमने इसके पीछे वाले अनुच्छेद में बात की। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी पद के लिए उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हर एक नागरिक उस पद के लिए समान रूप से उस पद के योग्य होगा। अब हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 पर। तो हम अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 कहता क्या है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 के लिए राज्य को, अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 राज्य को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर या किसी राज्य विशेष के निवास के आधार पर जिस राज्य में है वो या नहीं है, उस आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी ए राज्य में कोई विभाग पर कोई पद खाली हैं और आप बी राज्य के हैं, आप बी राज्य के हैं, तो आपको उस ए वाले राज्य में जाने के लिए, उस पद पर नियुक्त होने के लिए आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो प्रावधान है 1957 में लागू किया जाता है और इसमें भी कुछ अपवाद भी डाले जाते हैं। जैसे कुछ बिछड़े राज्य, जैसे हमारे आते हैं हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, त्रिपुरा, सॉरी हिमाचल नहीं, हरियाणा। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो तेलंगाना है, उस पर ये लागू नहीं होते। वहाँ पर प्रावधान हैं कि विभेद किया जा सकता है। लेकिन 1974 के बाद में, 1974 के बाद में ये सारी जो अब पिछड़े राज्य हैं, ऐसे जितने भी विधान थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसमें अपवाद के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ही हैं जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर आपके साथ विभेद किया जा सकता है किसी पद को लेकर। ठीक, तो हमने क्या कहा? 16 क्लॉज 3, उसमें 1957 में लोक नियोजन संबंधी निवास संबंधी शर्त अधिनियम पारित किया जाता है, जिसमें ये प्रावधान किया जाता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी संघ या राज्य क्षेत्र से संबंधित किसी विशेष प्रकार के राज्य में लोक नियोजन के आधार पर या उस राज्य से असंबंधित क्षेत्र में न रहने के कारण उसको उस पद पर जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। ऐसा विधान अब खत्म हो गया है 1974 के द्वारा। अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना क्षेत्र में आज भी ये व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है। ठीक, हमने क्या कहा? किसी भी अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 किसी भी नागरिक को निवास संबंधी शर्त के आधार पर किसी भी पद पर
अयोग्य नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? क्या कहा हमने? किसी भी नागरिक से निवास संबंधी शर्त के आधार पर किसी पद पर या पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। किसी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये अधिकार 16 क्लॉज 3 एक राज्य के विषय में प्रदान करता है, ऐसी विधि बना सकता है। और यह विधि किसी विधानमंडल या किसी राज्य की विधानमंडल को ये विधि बनाने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ विधान एक हमारी संसद ही, भारत की पार्लियामेंट ही बना सकती है। समझ में आई? तो हमने क्या कहा? किसी भी नागरिक से निवास संबंधी शर्त के आधार पर किसी भी पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद के दृष्टिकोण से आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में ऐसी व्यवस्था आज भी लागू है, जिसमें 1974 के प्रावधान आज भी बने हुए हैं। ठीक, अपवाद में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्य में 1974 के बाद से इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, हमने क्या कहा? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्य 1974 के बाद से इसे समाप्त कर दिया गया है। अभी ये वर्तमान में बने हुए हैं। समझ में आई बात? तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 3। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के विषय में। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? उसमें क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार में किसकी व्याख्या की गई है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 बहुत ही व्यापक है। लाइट बहुत जा रही है, इसलिए क्लास में रुकावट आ रही है, तो हम आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में कहा क्या गया है? किस चीज़ का प्रावधान है, किसका प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 राज्य को यह शक्ति देता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 राज्य को यह शक्ति देता है कि किसी भी आयोग में किसी भी पद पर पिछड़े वर्गों का राज्य की राय में उनका स्थान अपर्याप्त है, तो उनको उनके विकास के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। क्या कहा हमने?
राज्य को यह शक्ति देता है, राज्य को यह शक्ति देता है कि पिछड़े वर्गों का राज्य की राय में किसी पद पर उनका स्थान या प्रतिनिधित्व स्थान अपर्याप्त है तो राज्य उनके विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। उनके एससी और एसटी इनको जांचने और परखने के लिए, इनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने के लिए उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 340 का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके समुदाय को आरक्षण की व्यवस्था, उनके सामने आने वाली कठिनाइयाँ जो उनके विकास पद्धति में, विकास प्रणाली में, विकास प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं, उनको दूर करने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 का उल्लेख है। उनको जांचने के लिए, उनको परखने के लिए, ठीक। और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थितियां हैं जिनमें उनका अनुपात या किसी पद पर अनुपात कम है, उसके लिए आर्टिकल 340 में आयोग का गठन किया जाता है स्थान या रिजर्वेशन दिलाने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, आयोग हमने क्या कहा, 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया है। ठीक, प्रावधान किया गया है। इसी के साथ 1950 से और 1970 के बीच में दो आयोग गठन करने का, जो हमारे काका कालेलकर प्रथम आयोग के अध्यक्ष और दूसरे बीपी मंडल उसके अध्यक्ष होते हैं। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। बीपी मंडल आयोग का गठन 1979 में होता है और अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत करता है। और यह जांचने के लिए कि ओबीसी वर्ग का भारतीय समाज में कितना अनुपात है, जनसंख्या
उनका निश्चित अनुपात जांचने के लिए इन आयोग का गठन होता है। जब 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उस वक्त 3743 जातियां आती हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती हैं, जो उसमें एससी और जिसमें से 52% सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और इसमें 52% की श्रेणी में हमारे एससी और एसटी वर्ग के लोग शामिल नहीं होते। इतने बड़े अनुपात में जब कमीशन ने, आयोग ने देखा तो उनके लिए 27% आरक्षण का रिकमेंडेशन या सिफारिश की जाती है 1980 में। उसी के साथ 10 वर्ष बाद 1990 में बीपी सिंह की सरकार होती है और उन्होंने और ये जो 27% का आरक्षण होता है, जो पहले एससी वर्ग और एसटी वर्ग के लोगों को 15% और 7.5% को मिलाकर 50% हो जाता है करीब। फिर उसके बाद हमने कहा कि 1990 में बीपी सिंह की सरकार होती है उस वक्त, तो इन्होंने 27% आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए घोषणा करते हैं और उसी के साथ 2 कंडीशन लागू करते हैं। कंडीशन क्या है? पहले में कहते हैं कि जो 27% आरक्षण है ये पिछड़े वर्ग के, गरीब तबके के लिए होगा, और दूसरा इसमें जो वो 10% जो आरक्षण की व्यवस्था करते हैं ये अन्य किसी आर्थिक या कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में मंडल कमीशन की 1992 अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती दी जाती है। उसमें उच्चतम न्यायालय कहता है कि 27% आरक्षण मान्य है, मतलब उसको स्वीकार करता है। जो ओबीसी वर्ग के आते हैं, ओबीसी वर्ग श्रेणी से आते हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब तबका। लेकिन जो आप 10% आरक्षण की व्यवस्था अन्य आर्थिक आधार पर कर रहे हैं वो मान्य नहीं है, और इसी के साथ उच्चतम न्यायालय उसे अस्वीकार कर देता है। जो उच्चतम न्यायालय 27% आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देता है उसमें वो कंडीशन लागू करता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन में वो कहता है कि 27% जो आपको या ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाएगा। क्रीमी लेयर का प्रावधान क्या है, क्रीमी लेयर में क्या है, इसके विषय में हम आपसे किसी अन्य क्लास में या अन्य लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ क्रीमी लेयर के विषय में एक सामान्य जानकारी हम आपको मुहैया कराते हैं। देखिए, क्रीमी लेयर क्या है? एक सीमा है आय की, जिसमें यदि आप उसके अंदर आते हैं क्रीमी लेयर के, जो मान लीजिए अभी हाल वर्तमान में 8 लाख की सीमा आती है, तो आप क्रीमी लेयर से बाहर हो जाते हैं। आपको इसके आरक्षण का प्रावधान आपके लिए नहीं है। जो इसके बाहर इनकी इनकम इतनी नहीं है उनके लिए 27% के आरक्षण की व्यवस्था सरकार करती है। तो उसी में उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो क्रीमी लेयर के जिसकी सीमा से बाहर उनकी इनकम अत्यधिक है या इस 8 लाख से ऊपर है, उनके लिए ये आरक्षण 27% वाला आरक्षण उनके लिए मान्य नहीं होगा, उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ उच्चतम न्यायालय यह भी कहता है कि प्रोन्नति में आरक्षण ओबीसी वर्ग को सिर्फ प्रारंभिक चरण में दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं। और यह भी कहता है
आरक्षण की व्यवस्था को किसी असाधारण गतिविधियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में एक सीमा जो 50% की सीमा है वो उसका उल्लंघन ना हो। जब बात इसमें क्रीमी लेयर का या क्रीमी लेयर की जाती है तो राज्य केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती उपस्थित खड़ी हो जाती है। 1993 में रामनंदन समिति के द्वारा क्रीमी लेयर का उनको पहचानने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया जाता है। उनको जानने के लिए, उनको जांचने परखने के लिए, उनको इस श्रेणी में डालने के लिए जो रामनंदन की समिति है वो क्रीमी लेयर के लिए ही बनाई जाती है। तो हमने क्या कहा, आर्टिकल 16 पढ़े, उसमें हम जाना 340 में उनके वर्गों का, पिछड़े वर्गों के स्थितियों, उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये 340 में अच्छे से लिखा गया है, वर्णन किया गया है। और हमने क्या कहा, 2 आयोग गठन होते हैं। 1901 कालेलकर समिति, काका कालेलकर समिति में अध्यक्षता में, दूसरा बीपी मंडल की समिति के द्वारा 1979। अब हमने क्या कहा, 1979 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और 1980 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें से 3743 जातियाँ निकल कर आती हैं, जिसमें से 52% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल होते हैं। इसमें एससी और एसटी वर्ग के लोग शामिल नहीं होते हैं। बीपी मंडल, इस जो 80 की रिपोर्ट आती है उसमें इस ओबीसी वर्ग को लेकर 27% की आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। कुल मिलाकर 50% आरक्षण हो जाता है। और उसी के साथ बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए 2 प्रावधान करते हैं, जिसमें से एक प्रावधान अपनाया जाता है जो 10% वाला प्रावधान इसको अस्वीकार कर देती है उच्चतम न्यायालय। ठीक, और इसी में जो 27% वाला आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक दर्जा उच्चतम न्यायालय देती है, उसमें शर्तें लागू करती है। क्रीमी लेयर को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उच्चतम न्यायालय लागू करती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 4। 77वें संविधान में जो प्रोन्नति की हमने बात की, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में प्रोन्नति के आरक्षण के विषय को लेकर उसमें एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, 16 क्लोज 4 उपक्लोज ए जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि इसके द्वारा राज्य सरकार की नज़र में या उसकी राय में अगर किसी भी पद पर एससी और एसटी वर्ग के लोगों की अपर्याप्त स्थिति है या उनके पद उनकी नज़र में अपर्याप्त हैं, तो उनके लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है। ठीक, और उसी के साथ वो परिणामी वरिष्ठता का नियम भी लागू करती है। परिणामी वरिष्ठता का नियम यदि आप किसी भी पद पर सामान्य श्रेणी से आगे निकल कर आते हैं तो आपकी वो श्रेष्ठता सामान्य श्रेणी वाला व्यक्ति नहीं छीन सकता, वो आपकी योग्यता जो है, श्रेष्ठता, वो हमेशा बरकरार रहेगी। ये है परिणामी श्रेष्ठता या वरिष्ठता का नियम। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 4। इसी में 16 क्लोज 4 जब 1995 में जोड़ा जाता है 4A, तो इसी में खा भी जोड़ा जाता है, जिसमें कहा जाता है यदि कोई पद इस वर्ष खाली हो जाते हैं या पूरी तरह से भरे नहीं जाते तो आने वाले वर्षों में यानी आगामी वर्षों में उन पद को भरना आवश्यक हो जाता है। हम बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण हमारे भारतीय संविधान में 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज श्रेणी। हम इस पर जब हम बात करेंगे क्रीमी लेयर पे, हमने कहा कि क्रीमी लेयर के विषय में हम एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे। इसी को सिर्फ मात्र हम आपको क्रीमी लेयर समझाएंगे, उसे में आपको आरक्षण भी समझाएंगे विशेष प्रकार से, एक जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो हमारा ये आर्टिकल 16 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 5।
आर्टिकल 16 क्लोज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लोज 5 धर्म व विभिन्न समुदाय के धर्म से संबंधित समुदाय के वर्गों में संलग्न व्यक्ति के नियुक्ति को लेकर सरकार उनको आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। जैसे आप पढ़ते हैं मदरसा बोर्ड, मंदिर ट्रस्ट अधिनियम वगैरह जो है, इसमें उनको आरक्षण की व्यवस्था, इसमें संलग्न व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था करता है। उसी में हमने बात की थी पिछले वाली क्लास में कि 153वें संविधान संशोधन 2019 में 15 में एक लास्ट क्लॉज जोड़ा जाता है 6 और 16 में भी लास्ट क्लॉज जोड़ा जाता है 6। हमने पिछले वाली क्लास में 15 क्लॉज 6 के बारे में बात की थी। आज हम बात कर लें आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के विषय में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या है? आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में जो SC, ST एंड OBC वर्ग के लोग हैं उनको छोड़कर अन्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है उनके लिए सरकार 10% के आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये सरकार की जिम्मेदारी और संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 16। तो हमने क्या क्या बताया? 16 क्लोज 4A, इसमें हमने बताया प्रोन्नति का आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता का, उसके विषय में हमने भी विस्तार से बताया। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 क्लोज 5। हमने क्या कहा? आर्टिकल 16 क्लोज 5 क्या कहता है? किसी भी धर्म या समुदाय के वर्गों में किसी व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था करता है। किसी धर्म व समुदायों के व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी समुदाय व किसी धर्म या समुदाय के व्यक्ति जिसमें संलग्न हैं, धर्म से संबंधित किसी पद पर नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। जैसे मुस्लिम में मदरसा बोर्ड वगैरह, हिंदू समाज, हिंदू धर्म में मंदिर ट्रस्ट अधिनियम वगैरह में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। कौन? आर्टिकल 16 क्लोज 5। तो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16 क्लोज 6 जो कि लास्ट। हमने उसमें क्या कहा? अनुच्छेद 16 क्लोज 6 क्या कहता है? जोड़ा कब जाता है? 103वें संविधान संशोधन 2019। क्या है? SC या ST व OBC को छोड़कर अन्य EWS या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% के आरक्षण की व्यवस्था करता है।
तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 6। कब जोड़ा जाता है? 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। इसमें क्या है? एससी और एसटी व ओबीसी को छोड़कर अन्य ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 जो कि समाप्त हुआ। लोक नियोजन से संबंधित आर्टिकल था जिसके विषय पे हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के विषय में बात करता है। अब एक शब्द आता है वही अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, क्या है, इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ। तो शब्दों के ऊपर जाया जाए, उस प्रकाश डाला जाए तो उसका अर्थ ये निकल कर आता है, अस्पृश्य का मतलब होता है अछूत, जिसको छूने से तथाकथित कोई व्यक्ति अशुद्ध मान लिया जाता है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में विस्तार से लिखा गया है। जब वर्ण बनाए जा रहे थे, जिसमें 4 वर्ण की व्यवस्था की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसमें शूद्र को अछूत माना गया। इसी के लिए संविधान में अस्पृश्यता आर्टिकल 17 का प्रावधान किया गया है। उनको हे माना जाता है, जिस पर सरकार इस नज़रिए को बदलने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है कि हमारे एससी एंड एसटी वर्ग के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या उनके साथ किसी भी प्रकार का दुराचार ना होने पाए। तो ये था हमारा आर्टिकल 17। बाकी हम इसके विषय में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ अस्पृश्य के बारे में बताया है, इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं कल की क्लास में। आप सिर्फ पढ़ते रहें, ईमानदारी के साथ संलग्न रहें। आपको हम बुलंदियों तक अवश्य ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ। थैंक यू।